हेलो दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। इसमें मेन टॉपिक क्या क्या है तो परिचय, नई और पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। इसलिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या क्षेत्र और साम्राज्य, पुराने और नए धर्म, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। तो क्लास 7 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो इस क्रम में जो है आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ परिचय भी दिया है। परिचय के अंतर्गत क्या दिया है कि परिचय में पता दे रखा है कि जो अरब के जो भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, तो अल इदरीसी थे, वो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का क्या किया, नक्शा बनाया था। ये कब बनाए थे तो 1154 ईस्वी में अल इदरीसी ने क्या किया, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। उसके बाद जो आए एक फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा भी नक्शा बनाया गया, और ये नक्शा जो बनाया गया लगभग 600 साल बाद मतलब 1754 ईस्वी में एक फ्रांसीसी ने भी क्या किया, दूसरा नक्शा बनाया। नक्शा हमेशा उपमहाद्वीप के अनुसार, नक्शा जो होता है हमेशा उपमहाद्वीप के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। जो यूरोप के नाविक थे, यूरोपियन थे, तो वो क्या करते थे, यूरोप के नाविक और व्यापारी द्वारा अपनी यात्राओं पर मानचित्रों का उपयोग किया जाता था। इसलिए वो जिस मार्ग से चलते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना अपना एक मैप तैयार कर दिया। तो सबसे पहले जो मानचित्र बनाने वाले भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया गया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए, पूरा जो है ये द्राविड़ क्षेत्र है आपका। ये हिस्सा जो है द्राविड़ क्षेत्र का है, और यह ब्रिटिश राजपुरा, ये पाकिस्तान आपका, कश्मीर और बलूचिस्तान जो है, देखिए फ्रंट में क्या किया बलूचिस्तान ने, 11 अगस्त 2026 को 11 अगस्त 2026 को अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए वो लोग। उसके बाद ये जो है बर्मा, जो अब क्या है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अभी चलते हैं कि देखिए, इतिहासकार जो थे, जो भी इतिहासकार थे, वो क्या करते थे कि जो नक्शे थे, वास्तविक दस्तावेज, ग्रंथ को अतीत के संदर्भ में बहुत संवेदनशील ढंग से पढ़ते थे। मतलब संवेदनशील ढंग से पढ़ने का मतलब ये हुआ कि उस पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था, उसको बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो सकता था तो इतिहास पूरी तरीके से बदल सकता था। हम अगले हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 700 से 1700 ईस्वी तक के, 1750 ईस्वी तक के बारे में क्या है, इस चैप्टर के बारे में। अब जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं, देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली क्या थी, तो नई और पुरानी शब्दावली के अंतर्गत देखिए ए को किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए को लिखा गया है, यहाँ पे आई है, यू है, एक्स ए है, किस प्रकार से लिखा गया है। तो यह है इसमें कि नई और पुरानी शब्दावली में क्या देखा गया कि इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया। जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया, जो वर्षों से लगातार बदलती रहती। जैसे जैसे लोग जो आए, जैसे जैसे हम नए यूरोपियन आए, जो है तुर्की आए, या जो भी लोग आए, तो वैसे वैसे भाषाएं जो है क्या होती रही, बदलती रही। मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। अंतर केवल व्याकरण और शब्दावली के संबंध से है। यहाँ पे देखा जाए कि संबंध में ही नहीं, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदलते गए। शब्दों के साथ साथ क्या होते गए, अर्थ भी बदलते गए। उसके बाद यहाँ पे देखने की एक चीज मिलती है, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द की बात कर ले।
जो हिंदुस्तान शब्द है वह हिंदुस्तान शब्द जो हिंदुस्तान शब्द है वह हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले दिया गया था, वह दिया गया था भारत के लिए। और भारत के लिए दिया गया सबसे पहले, तो जो हिंदुस्तान शब्द भारत के लिए दिया गया सबसे पहले, उसे हम क्या करते हैं, भारत के रूप में समझते हैं। यहाँ पे देखा कि जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया, और इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मिन्हाज-ए-सिराज। तो मिन्हाज-ए-सिराज ने जो 13वीं शताब्दी में भारत देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, वो किस में लिखे थे, तो फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। लेकिन वो किन क्षेत्रों के लिए किए थे, तो वह पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र एवं गंगा और जमुना क्षेत्र की भूमि से था। मतलब उनका पूरा भारत देश से नहीं मतलब था। सिर्फ हिंदुस्तान शब्द जो प्रयोग किए मिन्हाज-ए-सिराज, वह किसके लिए किए थे, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा और जमुना क्षेत्र के बीच की भूमि से था। लेकिन उसी शब्द को 16वीं शताब्दी में बाबर आया, और बाबर ने क्या किया कि उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए, उपमहाद्वीप की बात कर लें तो जो ये वाला हिस्सा है, तो उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के लिए भूगोल, जीवों और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समय के साथ साथ बदलता रहा। मिन्हाज-ए-सिराज ने क्या किया कि यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द प्रयोग कर दिया और पंजाब, हरियाणा और गंगा और जमुना क्षेत्र के लिए। जबकि 16वीं शताब्दी में वही बाबर आया, तो उसने क्या किया, उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, और वो भी भूगोल, जीवों और संस्कृति का वर्णन करने के लिए। ये देखिए मिन्हाज-ए-सिराज और बाबर की तस्वीर दी गई है। आगे देखते हैं कवि अमीर खुसरो। अब कवि अमीर खुसरो भी कहाँ कब रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि बाबर अपना हिंदुस्तान शब्द दे दिया, मिन्हाज-ए-सिराज ने भी दे दिया, तो अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग किया। कौन? कवि अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है हिंद शब्द का प्रयोग किए, लेकिन इतिहासकारों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शब्दों के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि अतीत में उनका मतलब अलग-अलग चीज़ों से था। क्योंकि जो समय बीतता गया, जैसे कि हमने देखा कि जो मिन्हाज-ए-सिराज प्रयोग किया, मिन्हाज-ए-सिराज का प्रयोग करने का तात्पर्य क्या था, गंगा जमुना का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र। वहीं जो है बाबर जो प्रयोग किया वो उपमहाद्वीप के लिए किया। अब जो यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलता है, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का अर्थ क्या था, तो परदेशी, अजनबी और गौर। विदेशी कौन होते थे, जो हमारे व्यक्ति जो हमारे समाज और संस्कृति के क्या थे, अंग नहीं थे, तो उनको क्या कहा गया, विदेशी कहा गया। लेकिन विदेशी का अर्थ देखा जाए तो परदेशी, अजनबी और गौर लोगों को कहा जाता है। इसका मतलब जो है दूसरों से अलग अलग है। लेकिन कहा गया कि हिंद शब्द जो है, हिंद शब्द का प्रयोग तो किया गया, लेकिन अलग अलग समय के साथ जो है मतलब उसका अलग अलग चेंज होता गया। यदि बात कर ले हम यहाँ पर इतिहास और उसके स्रोत के बारे में, तो अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते थे। विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते थे, जिससे उनको जानकारी मिले कि इतिहास क्या है, किन चीज़ों से है, कई कई चीज़ें जानकारियाँ मिले। जैसे कई इतिहासकार अभी भी जानकारी के लिए सिक्का, शिलालेख, वास्तुकला और पाठ्य अभिलेखों पर भरोसा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इतिहासकार जो है उन सभी चीज़ों से क्या है, जो है जानकारी करते रहते हैं। पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। पाठ्य अभिलेखों में क्या हुआ, नाटकीय रूप से क्या हुई, वृद्धि हुई। उन्होंने धीरे-धीरे अन्य प्रकार की धीरे-धीरे उपलब्ध वस्तुएँ सूचनाओं को विस्थापित किया। कागज़ धीरे-धीरे सस्ता और अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया। मतलब होता क्या था कि जैसे-जैसे उनको इतिहास पढ़ने के लिए किसी चीज़ की जानकारी होती थी, इतिहास को जानने के लिए उनको क्या था, सिक्का, शिलालेख, वास्तुकला, पाठ्य अभिलेख। तो पाठ्य अभिलेख उस समय महँगा हुआ करता था, तो पाठ्य अभिलेखों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं से विस्थापित किया गया, चेंज किया गया, धीरे-धीरे परिवर्तन किया गया, और कागज़ धीरे-धीरे सस्ता हो गया और अधिक व्यापक रूप से मिलने लगा, मतलब हर क्षेत्रों में मिलने लगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानकारी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए देखिए यहाँ पे जो है कुछ पांडुलिपियाँ हैं, यहाँ पे जो है कुछ स्तंभ है बनाए गए हैं, कुछ सिक्के बनाए गए हैं। यहाँ पे जो है कुछ उत्कीर्ण किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती है और इससे जो है इतिहासकार उन सभी चीज़ों को क्या करते थे, पढ़ते थे, पहचानते थे, देखते थे और इतिहास के बारे में क्या करते थे, लिखते थे कि किस प्रकार से जो है इतिहास या हमारे अतीत के बारे में क्या घटनाएँ होती थी। उसके बाद जो है लोग इसका उपयोग जो है पवित्र ग्रंथों लोग जो है क्या करते थे, पवित्र ग्रंथ लोग इसका उपयोग पवित्र ग्रंथों में शासकों के इतिहास, संतों के पत्र और शिक्षाओं, याचिकाओं और न्यायिक अभिलेखों, खातों और करों के रजिस्टरों को लिखने के लिए करते थे, मतलब किसका, कागज का। धनी लोग जो थे, धनी लोग, शासक, मठों और मंदिरों द्वारा पांडुलिपियाँ एकत्र की गई, ठीक है ना। धनी लोगों से, शासकों से, मठों और मंदिरों द्वारा जो है पांडुलिपियाँ क्या कर ली गई, एकत्र कर ली गई। उन्हें पुस्तकालयों और लेखारक जो भी पांडुलिपियाँ थी, जो भी शासकों द्वारा शासक के पास जो भी मतलब इतिहास के साक्ष्य मिले या मठ में जो मिले या मंदिर में जो पांडुलिपि मिली, उस सबको एकत्र करके कहाँ रखा गया, तो पुस्तकालय और अभिलेखागार में रख दिया गया। जो पांडुलिपियाँ और दस्तावेज इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ये सारी पांडुलिपियाँ जो है क्या करते हैं, इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग करना भी मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, मंदिर दिया गया है, मंदिर है या लोगों के द्वारा है या राजाओं के घरों से, तो ये सारी चीज़ें जो है एकत्र की गई, क्या चीज़, पांडुलिपियाँ। अब बात करें अभिलेखागारों से है, पुस्तकालयों से है, ये सारी चीज़ों से जो है प्राप्त किया गया। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लेंगे, तो प्रिंटिंग प्रेस में देखिए, प्रिंटिंग प्रेस नदारद थी, इसलिए लिपिक हाथ से ही उसकी नकल करते थे, मतलब उसमें प्रिंटिंग प्रेस जो थी नहीं थी, कम थी। तो क्या करते थे लोग, उसकी कॉपी जो करते थे हाथ से ही लिख करके किया करते थे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख रहा है हाथ से ही, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, जैसे हम लोग जो है फोटो कापी जीरोक्स करा लेते हैं। उसके बाद है कि जैसा कि शास्त्रियों ने पांडुलिपियों की नकल की, जो भी शास्त्री थे उन्होंने पांडुलिपि क्या किया, नकल किया, हो गया कभी कभी कुछ गलती कर दी, जो यहाँ वहाँ एक सदी से अधिक हो गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो जाती थी तो इतिहास ही क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था, समय पूरी तरीके से चेंज हो जाता था। अब मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे है, बर्थडे है 25 का, मान के चलिए कि बर्थडे जो है 1 जनवरी 1/1/2025 का है, और थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, 25 की जगह क्या कर दिया जाए 26, तो आप क्या हो गए, एक साल छोटे हो गए, मतलब आपका इतिहास जो है एक साल पीछे चला गया, एक साल पीछे छूट गया। तो वैसे ही इतिहासकार जो हुआ करते थे, ये थोड़ा सा समय में चेंजिंग करते थे, तो इतिहास जो था पूरी तरीके से चेंज हो सकता था। उसके बाद कई पांडुलिपियों में गलतियों के कारण और अन्य लेखकों द्वारा भी इसकी नकल की गई थी। इतिहासकारों के लिए मूल पांडुलिपि खोजना मुश्किल था। इतिहासकारों को क्या करता है कि मूल पांडुलिपि जब नहीं मिलता था तो वो कुछ भी लिख देते थे। जैसे क्या होता था, अचानक जब जो है आधार कार्ड बनना शुरू हो गया, तो आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो जब लोगों को नहीं पता था, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो लोगों ने क्या कर दिया कि जो ऑपरेटर होते थे, जो आधार कार्ड बनाने वाले थे, तो जब वो उसके पास व्यक्ति जाते थे, बैठ जाते थे, तो वो कुछ नहीं करता था, एक एक करके क्या करता था, डायरेक्ट सन डाल देता था अपने मन से ही। ऐसा लगता था कि पूरी जानकारी जो है उसी के पास है कि फला के बच्चे कब पैदा हुए, फला के बच्चे कब पैदा हुए थे, उसको कुछ नहीं करना था। तो वैसे ही जो इतिहासकार थे, उनको मूल मूल पांडुलिपि खोजना क्या था, मुश्किल था, तो वो लोग क्या करते थे, थोड़ा सा समय में इधर उधर क्या करते थे, चेंजिंग कर देते थे और लिख देते थे अप्रॉक्सिमेट करके, लगभग लगभग। आगे बात करें कि 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये 14वीं सदी के जो इतिहासकार हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहले 1356 में और दूसरा संस्करण 2 साल बाद लिखा, मतलब 1556 में। एक तो लिखे 1356 में और दूसरा जो है 1556 में। कह रहे कि 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना इतिहास पहले 1356 में और दूसरा संस्करण छापा उन्होंने, किसमें छापा, तो 2 साल बाद, मतलब 1556 में। बात आती है यहाँ पे कि दोनों दोनों एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इतिहासकारों को 1960 के दशक तक पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। जो इतिहासकार थे उनको 1960 के
मतलब लगभग वो 20वीं शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी तक जो है उनको पहले संस्करण के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, वह बड़े पुस्तकालय संग्रह में खो गया था। अब तारीख़ फिरोज शाही, ये देखिए यहाँ पे दिया है तारीख़ फिरोज शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है, शम्स सिराज अफ़ी। अब देखिए यहाँ पे इतिहास के रूप में देखा जाए तो फारसी चहिया, चरखा, आग्नेय शास्त्र दिया गया है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ मक्का आया, देखिए जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये है कॉफ़ी, कॉफ़ी के बीज है, ये मक्का है, शिमला मिर्च है, हरा मिर्च है, बैंगन है या आलू है, ठीक है ना? शहद है, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ कहाँ से आई, कैसे हमको जानकारी मिली? तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी इतिहास में देखते हैं। देखिए यदि बात कर लें नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर लेंगे, तो नई प्रौद्योगिकी और फसलें लोगों के साथ आई, नई टेक्नोलॉजियाँ और जो प्रौद्योगिकी थी वो किसके साथ आई? लोगों के साथ आई। उनके साथ विचार लाए, मतलब वो तो लेके आए और अपने साथ-साथ, क्योंकि उस समय क्या था खाने के लिए खाने की बात कर सकते हैं, खाने के लाले पड़े होंगे या मतलब भोजन अच्छे तरीके से नहीं मिलता था, तो लोग पद यात्रा करते थे। तो पद यात्रा करते थे तो जो उनको कंदमूल मिलता था, कभी-कभी भूख के मारे क्या करते होंगे, खा लेते होंगे या उनको कुछ नई चीज़ें अजीब-सी दिखती होंगी तो उसको ले लेते होते अपने साथ, और हो सकता है कि उसको दिखाने के लिए लाते हों या परीक्षण करने के लिए लाते हों। जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कोई सुंदर सा फूल दिखे, भले उस फूल के बारे में ना जानते हों, भले पेड़-पौधे के बारे में ना जानते हों, लेकिन उस पे निकलने वाला फल या फूल जो होता है उसको अपने रास्ते में ले लेते हैं और आकर के उसको दिखाते रहते हैं। वैसे भी ये जो थे उसमें इतिहासकार हुआ करते थे। यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर था। ठीक, लोगों ने अवसर की तलाश में लंबी दूरी तय की। जैसे मैंने कहा कि लोग क्या थे, पदयात्रा करते थे, लंबी दूरी तय करते थे। इस काल में जो लोग महत्वपूर्ण हो गए, देखिए इस काल में जो लोग महत्वपूर्ण हो गए वे राजपूत थे, जो एक शासक के पुत्र थे, न कि किसी समुदाय से जुड़े हुए थे। वह राजाओं के पुत्र हुआ करते थे और उन्हीं राजाओं के पुत्र से क्या कहा गया, राजपुत्र से लिया गया है राजपूत शब्द। तो राजपूत शब्द जो है कोई एक विशेष समुदाय ना होकर के, बल्कि क्या है, एक राजाओं का पुत्र है, और राजा पुत्र जो है कोई हो सकता था उस समय, ठीक ना? राजा कोई हो सकता था जिनके पास क्या थी, शासन करने की शक्ति थी, ठीक ना? जिसके पास जो था बलशाली था। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है महाराणा प्रताप को। देखिए यहाँ पे दिया है महाराणा प्रताप को दिया है। तो महाराणा प्रताप को देखा जाए तो महाराणा प्रताप जो है यह कि 8वीं शताब्दी से 8वीं से 14 फीसदी के बीच यह शब्द योद्धाओं, सेनाओं, सैनिकों, सेनापतियों पर लागू होता था। 8वीं शताब्दी में देखा जाए तो लगभग जो राजपुत्र शब्द था या राजपूत शब्द था, वह किसके लिए लागू होता था, तो वह देखिए यह शब्द योद्धा के लिए लागू होता था, जो सेना थे उनके लिए, सैनिक थे उनके लिए लागू होता था, और सेनापति पर लागू होता था। राजपूत जो होते थे, राजपूत महान और वफादारी की भावना के लिए जाने जाते थे। मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसे लोगों ने के अन्य समूहों ने भी राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण बनने के लिए युग के अवसरों का उपयोग किया। जैसे मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम और कायस्थ जैसे लोगों ने भी अन्य समूहों में भी राजनीतिक रूप से क्या किया, महत्वपूर्ण बनने के लिए युग में अवसरों का अपना अपना उपयोग किया। कहाँ तक सफल हो सके, लेकिन अपना क्या किया, कदम बढ़ाए। तो राजपूत शब्द हमने देखा कि राजपूत शब्द जो है किन-किन के लिए यूज़ किया गया है, तो राजपूत शब्द यूज़ किया गया है किसके लिए, सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए, सेनापतियों के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वनों की सफाई और कृषि का विस्तार हुआ। वनों की सफाई और कृषि का विस्तार हुआ। बात कर लें यहाँ पे हम लोग कि उनके आवास में परिवर्तन ने कई वनवासियों को पलायन करने के लिए मजबूर भी किया। अन्य ने भूमि जोतना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे किसान बन गए। वे धीरे-धीरे क्षेत्रीय बाज़ारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों में प्रभावित होने लगे।
प्रभावित होने लगे। आगे देखा जाए तो बड़े समाजों का हिस्सा बन गए। कौन? राजपूत। राजपूत जो थे वह बड़े-बड़े समाजों का हिस्सा बनने लगे। साथ ही साथ यह देखने को मिला करों का भुगतान करने में स्थानीय प्रभुओं को वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता थी। किसानों के बीच क्या था? आर्थिक और सामाजिक मतभेद हुए। कुछ के पास उत्पादक भूमि थी, अन्य के पास मवेशी, कृषि के साथ-साथ कारीगरी का भी काम करते थे। लोगों को उनकी पृष्ठभूमि, व्यवसायों के आधार पर जातीय उपजातियों में बाँटा गया। जो लोग जो है उस समय जिस कार्य में लिप्त हो गए थे, उनको क्या किया गया? वो जल्दी से उनको उसी रूप में बाँट दिया गया। ठीक है? लोगों को उनकी पृष्ठभूमि मतलब उनकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बेस पर व्यवसाय क्या है, वो किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, या उनकी जातियाँ क्या है या उपजातियों में बाँट दिया गया। कुछ खरीद भूमि, कुछ खरीद शिल्प यहाँ पे देख रहे हैं। आगे जो है बड़ों मतलब पंचायत। बड़ों किसके लिए सब किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ों शब्द जो किया गया है यूज़ हुआ पंचायत के लिए किया गया है। बड़ों शब्द जो है पंचायत के लिए। तो बड़ों द्वारा लागू सदस्य को प्रबंधित करने के लिए जातियों के समान अपने नियम और कानून हैं। जातियों के अपने नियम और कानून हैं। कई गांव एवं सरदार द्वारा शासित थे। बहुत उस समय क्या होता था कि कई गांव जो थे, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा कि हम लोग 600 से लेकर 1750 तक की कहानी पढ़ेंगे। तो कई गांव एक सरदार द्वारा शासित किए जाते थे। दोनों मिलकर एक राज्य की एक छोटी इकाई थे। मतलब पंचायत और गांव तो एक दोनों मिलकर क्या हो गए? एक राज्य की छोटी इकाई हुआ करते